व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाउ देवेंद्र फडणवीस बिकेम द अल्टीमेट कमबैक किंग ऑफ महाराष्ट्र। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग द शाम शर्मा शो चैनल का एपिसोड है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। कहते हैं ना कि एवरीवन लव्स अ गुड कमबैक स्टोरी। यहाँ पर एंट्री होती है देवेंद्र फडणवीस की, जो 2014 में महाराष्ट्र के सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे और जिन्हें एक स्पेक्टेकुलर पॉलिटिकल करियर के लिए डेस्टिन्ड माना जा रहा था। लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी बुरी रही और उस परफॉर्मेंस का सारा ब्लेम उन्होंने लिया। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। इसके बाद माना जा रहा था कि इनका पॉलिटिकल करियर बेसिकली खत्म हो चुका है। इनफैक्ट 2024 के असेंबली इलेक्शंस तक तो ऑपोजिशन उनका मजाक भी उड़ा रहा था कि अकेला फडणवीस क्या करेगा। पर ये देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा, हमारा स्टेट करोगा देवेंद्र। याद रखिए, फडणवीस ने एक बार कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। लेकिन ऑपोजिशन के इस तंज के बाद ही देखते फडणवीस ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। The BJP-led Mahayuti alliance has retained power in Maharashtra. Precedented victory of sorts, BJP winning almost every seat except a few. The BJP-led NDA's victory in Maharashtra clearly shows. तो एक तरफ कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका कमबैक शुरू ही नहीं हो रहा। 89 failed elections. Is he looking at touching 100 so that he gets into the Guinness Book of Records? और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र के कमबैक मैन, The ultimate comeback man of Maharashtra, Devendra Fadnavis, the architect of the BJP and Mahayuti's historic victory. जो आज लोकसभा के फेलियर के बाद बीजेपी के लिंचपिन बन गए हैं इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर स्टेट में। BJP leaders, I spoke to many who have become MPs. Quietly, they do accept that he is the only person who can keep the BJP together in Maharashtra. In Maharashtra. और महाराष्ट्र को हिंदुत्व का एक और गढ़ बनाने का काम करने में जुट गए हैं। एक है तो सेफ है। इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। इसीलिए तो मोदी भी इनके बारे में कहते हैं, Devendra Fadnavis is Nagpur's gift to the country. तो आइए जानते हैं इस कमबैक मैन की कमबैक स्टोरी। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, फडणवीस की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो काफी बचपन से ही एंगेज हो जाती है, क्योंकि उनकी फैमिली भी काफी पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव थे। उनके पिताजी गंगाधर राव फडणवीस आरएसएस और जनसंघ के एक्टिव मेंबर थे। इनफैक्ट गंगाधर जी महाराष्ट्र विधान परिषद के मेंबर भी रह चुके थे और 1975 की इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने गंगाधर जी को पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से जेल भी भेज दिया था। और आज इन्हीं इंदिरा गांधी के पोते हैं जो हर जगह घूम घूम कर कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके घूम रहे हैं कि जैसे इनकी पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी परवाह है। ये तो वही बात हुई ना कि हिटलर की नाजी पार्टी अचानक से बोलने लगी कि भाई हमें तो यहूदियों से हमेशा प्यार था। कहां से ये नैरेटिव आ रहा है कि हमें यहूदी पसंद नहीं। और उनके पिताजी को इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जेल में डाला। इस वजह से देवेंद्र फडणवीस पर काफी गहरा इंपैक्ट पड़ता है। वो उस समय सिर्फ 6 साल के थे और इसी कारण जब उनके पिताजी को जेल भेजा गया तो उन्होंने अपनी पहली स्कूल, जिसका नाम इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल था, उसको छोड़कर सरस्वती विद्यालय से अपनी बाकी पढ़ाई की। एक बार स्कूल बैग फेंक दिया, बोले मैं कल से स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैंने बोला क्यों दोस्त? बोले मैं इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को जेल में डाला है और वो कॉन्वेंट का नाम इंदिरा कॉन्वेंट है। और बचपन से ही वो आरएसएस से भी काफी कनेक्टेड थे। इनफैक्ट फडणवीस 17 साल की उम्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आरएसएस की एक स्टूडेंट विंग है, उसके मेंबर बन जाते हैं। वो हमेशा से ही जनसंघ की और आरएसएस की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड रहे हैं और हिंदुत्व से बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस रहे हैं। इसी कारण जब 1992 में पूरे देश भर में राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने भी पार्टिसिपेट किया था। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा भी था, उस समय फडणवीस कार सेवा में लगे भी हुए थे। तो जिस समय पर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट कार सेवकों पर गोलियां चला रही थी, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट कार सेवकों को जेल में डाल रही थी, उस समय फडणवीस पूरी जी जान से राम मंदिर को वापस खड़ा करने की मेहनत कर रहे थे। और इसलिए उस समय फडणवीस ने खुद कई हफ्ते बदौन सेंट्रल जेल में भी काटे थे। लेकिन इसी समय देवेंद्र फडणवीस को काफी बड़ा झटका लगता है। इस समय उनके पिता का देहांत हो जाता है और उनके पिता की एक बड़ी इच्छा थी कि देवेंद्र फडणवीस खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो और अपने पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स में फिर एंट्री ली। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1992 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर बनकर किया। उस समय वो केवल 21 साल के थे और इतनी कम उम्र में नागपुर जैसे डेंस सिटी का कॉर्पोरेटर बन जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अपने इस टेन्योर में उन्होंने सिटी के डेवलपमेंट पर काफी फोकस किया। इसका रिजल्ट ये होता है कि 1997 में सिर्फ 27 साल की उम्र में वो नागपुर के मेयर भी बन जाते हैं और भारत के सेकंड यंगेस्ट मेयर बनने का रिकॉर्ड बनाते हैं। उनके दोस्त और उनके परिवार वालों ने शुरुआत से ही उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था। बहुत ही कम उम्र थी, मतलब 11वीं के इसमें। उस समय लिटरली देवेंद्र जी ने लगभग 200-250 लोगों का नेतृत्व किया और वो ऐसा नहीं, सबका हर जगह खाना, हर जगह उसकी रहने की अरेंजमेंट, वो टेंट में हम रुके,
वहां से लाल चौक के लिए जाने के लिए उधमपुर तक गए, वहां पकड़े जाना, और गजब, यानी उस समय मेरे को जिंदगी में फर्स्ट टाइम लगा कि आदमी अलग है हम लोगों से। देवेंद्र फडणवीस करप्शन के भी सख्त खिलाफ थे। इनफैक्ट आज तक वो बीजेपी के सबसे क्लीन लीडर्स में से एक माने जाते हैं। उन पर आज तक कभी भी कोई करप्शन का दाग नहीं लगा है। हमारे को जो गर्व है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस एक क्लीन इमेज वाला आदमी, एक हमारा दोस्त था, हमारे साथ पढ़ के इतना आगे निकला, इसका हमें गर्व है। जिसकी इमेज इतनी क्लीन है, जो आज सीएम बन रहा है उसका तो गर्व है ही हमारे को, लेकिन एक क्लीन जो उसकी इमेज जो क्लीन है, वो जो क्लीन इमेज है उसका हमें तो डबल कर। और इसी कारण धीरे धीरे उनका कद बीजेपी और आरएसएस दोनों में बढ़ने लगा। नागपुर से होने के कारण और आरएसएस से काफी यंग एज से जुड़े होने के कारण आरएसएस से भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और ये बात जरा याद रखिएगा, क्योंकि ये बात आगे जाकर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अपने काम और अपने रेपुटेशन की वजह से बीजेपी की टिकट से खड़े होने पर नागपुर की जनता ने उन्हें 3 बार से ज्यादा असेंबली में भेजा। और आप ये देखिए कि देवेंद्र फडणवीस पॉलिटिक्स में काफी मुश्किल समय में घुसे थे बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से महाराष्ट्र में एक डोमिनेटिंग फोर्स रही थी। जितने भी नॉन मराठास थे, मुस्लिम थे, वो सभी कांग्रेस को वोट किया करते थे। और उस समय महाराष्ट्र में कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। और ये वो समय था जब महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन का नेक्सस राज किया करता था, और जिसे उस समय की सरकार भी अपेरेंटली पेट्रोनाइज किया करती थी। उस समय कई बड़े बड़े आतंकी अटैक्स भी हुए थे महाराष्ट्र में, जैसे 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट। बड़े बड़े दंगे भी हुए थे महाराष्ट्र में। हिंदू कम्युनिटी जो थी वो अलग अलग कास्ट में बटी हुई थी। बाल ठाकरे और शिवसेना की एंट्री ने हिंदुओं को जोड़ने का एक अच्छा काम किया, लेकिन वो भी मेनली एक मराठा पार्टी थी जो पूरे महाराष्ट्र के वोटर बेस में एक बड़ी जगह नहीं बना पाई। और इस वजह से कांग्रेस और एनसीपी की अलायंस सरकार में हमेशा बनी रहती थी। और बीजेपी की भी जो लीडरशिप थी वो वहां पर उतनी कैरिस्मेटिक या उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं थी। और इसका नतीजा ये था कि बीजेपी को 2009 के चुनाव में काफी लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहा। जिस तरह बाबर आजम का किसी भी टॉप 5 टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस रहता है, बीजेपी को 2009 में 46 सीट्स मिली थी, जो कि पिछले इलेक्शन में 54 से भी कम थी। शिवसेना को लगभग बराबर की सीटें मिली थी बीजेपी के, और वहीं कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर 150 सीटें मिली थी। बीजेपी के पास ऐसा महाराष्ट्र में कोई बड़ा फिगर नहीं था जो पूरे महाराष्ट्र के वोटर्स को अपील कर सके और जोड़ सके। कांग्रेस के विलासराव देशमुख और एनसीपी के शरद पवार जैसे लीडर्स के कंपैरिजन में बीजेपी की महाराष्ट्र लीडरशिप काफी फ्रैगमेंटेड लगती थी। बीजेपी में कई ऐसे लीडर्स थे जो एक पावर टसल में शामिल थे, चाहे वो एकनाथ खड़से हो या फिर नितिन गडकरी हो या फिर पंकज मुंडे हो। और इसी पावर टसल को बैलेंस करने के लिए या खत्म करने के लिए बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने देवेंद्र फडणवीस पर अपना दांव खेला, जो कि एक यंग अपकमिंग पॉपुलर लीडर थे। और 2013 में उन्हें बीजेपी महाराष्ट्र का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने काफी जोरों शोरों से पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू किया। उन्होंने बीजेपी के ग्रास रूट्स नेटवर्क को काफी मजबूत किया, और जैसा शिवसेना का लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था, वैसा ही डायरेक्ट कनेक्शन बीजेपी का भी लोगों के साथ बनाने की कोशिश की। और अल्टीमेटली बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना और लोगों के साथ एक ग्रास रूट लेवल पर कनेक्शन बनाने का रिजल्ट ये रहा कि 2014 में एनडीए को एक बड़ी विक्ट्री मिलती है महाराष्ट्र के इलेक्शन में, और स्टेट का एक तरह से पूरा लैंडस्केप बदल जाता है, जिस स्टेट को एक समय पर कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टी डोमिनेट किया करती थी। बीजेपी ने 2014 महाराष्ट्र इलेक्शंस में पहली बार अपने दम पर 122 सीटें जीती थी और सबको चौंका दिया था। जैसे टाइड हमेशा अपने एड्स में आंटियों को चौंका देता है, और इस परफॉर्मेंस की वजह से बीजेपी ने फडणवीस को रिवॉर्ड भी किया, और फडणवीस महाराष्ट्र के सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। उनके टेन्योर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी बड़ा फोकस रहा। उन्होंने मुंबई मेट्रो के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स और नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। उन्होंने नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट उनके टेन्योर में सक्सेसफुली क्रिएट हुए। वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भी उन्होंने जल युक्त शिविर अभियान की लॉन्च की, जिसका एम था कि महाराष्ट्र के जितने भी लोकल वाटर बॉडीज हैं उन सबको रिवाइव किया जाए, ताकि एक नेचुरल वाटर सोर्स अच्छे से डेवलप हो महाराष्ट्र के लिए। लेकिन 2019 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है फडणवीस के करियर में, क्योंकि देखिए 2019 के इलेक्शन में ही 2014 की तरह बीजेपी और शिवसेना वापस से एक सेम आइडियोलॉजिकल गोल के कारण मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसके ऑपोजिशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी ने महाअघाड़ी अलायंस बना ली थी, और बीजेपी और शिवसेना के अलायंस के बेसिस पर महाराष्ट्र ने फिर से इस अलायंस को एक बड़ी जीत दिलाई। बीजेपी फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, जिसमें उनको 105 सीटें आई और शिवसेना को 56 सीटें आई। लेकिन यहाँ पर शिवसेना ने एक खेला कर दिया। इलेक्शन रिजल्ट आते ही शिवसेना डिमांड करने लगी कि भाई हमको भी 50 से ज्यादा सीटें आई हैं, तो 2.5 साल के लिए बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने और 2.5 साल के लिए शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बने। जबकि इलेक्शन इस अंडरस्टैंडिंग से लड़ा गया था कि जिस पार्टी को ज्यादा सीटें आएंगी उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब देवेंद्र फडणवीस ने ऑब्वियसली इस फॉर्मूला को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि आप देखिए कि बाला साहब ठाकरे के समय पर जब शिवसेना बीजेपी ने साथ में इलेक्शन लड़े थे, जब शिवसेना को बीजेपी से ज्यादा सीटें आई थी, तो चीफ मिनिस्टर हमेशा शिवसेना का बनता था, और बीजेपी ने उसको शांति से एक्सेप्ट किया था। तो जब वही सिचुएशन है लेकिन बीजेपी को ज्यादा सीटें तो आप कर रहे हैं। ऑब्वियस है कि बीजेपी को डबल सीटें आई है आपसे, तो चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी का बनना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए उद्धव ठाकरे ने इस समय पर एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म मिस्टेक कर दिया। ये उसी लेवल का मिस्टेक था जो एजाज खान ने इस इलेक्शन में किया है, जिन्हें लगा कि 5.6 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होने का मतलब है कि हमको 5.6 मिलियन वोट्स भी मिलने वाले हैं, जबकि भाई साहब को सिर्फ 43 वोट्स। वर्सोवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं एक्टर एजाज खान। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट हैं एजाज खान। केवल 146 वोट हासिल कर पाए हैं एजाज खान।
और उद्धव ठाकरे के शॉर्ट टर्म लालच की वजह से बीजेपी और शिवसेना का पुराना अलायंस टूट जाता है। और सबसे शॉकिंग बात तब हुई जब शिवसेना ने बाल ठाकरे को और उनकी आइडियोलॉजी को बिट्रे करते हुए कांग्रेस और एनसीपी दोनों से अलायंस बनाया। याद कीजिए कि बाला साहब कहा करते थे कि वो कभी भी एनसीपी के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी दुकान बंद कर दूंगा। Never. A simple thing is the man who is responsible for toppling down their government, that is Vajpayee government. How can we afford to have a shake hand with him? I will never, at least. I will never. Enemy is an enemy then. और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जिस दिन शिवसेना ने कांग्रेस के साथ अपनी दुकान बंद कर दो, अपनी दुकान बंद कर देंगे। शिवसेना को ही बंद। ये इंग्लिश में बोला उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को आईएनसी और एनसीपी के साथ ज्वाइन किया और साथ में मिलकर महाविकास आघाड़ी अलायंस बनाया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। और देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाते हैं, इसके बावजूद कि उनकी पार्टी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र, जिसको सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। पर कहते हैं ना कि भैया वक्त सबका आता है, और बीजेपी 2019 के बिट्रेयल के बाद सही मौके का इंतजार करती रही, और वो सही मौका उनके पास आया 3 साल के बाद 2022 में। एक नाथ शिंदे जो शिवसेना के थाने के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक रिवोल्ट किया और इस रिवोल्ट को बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस ने सपोर्ट किया। एक नाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में शिवसेना जो है वो अपनी कोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी से बहुत दूर जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि उद्धव ठाकरे किस तरह से महाविकास आघाड़ी ज्वाइन करने के बाद ओपनली माइनॉरिटी अपीसमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस की तरह। किस तरह से वो एंटी हिंदुत्व स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वही हिंदुत्व जिसके लिए बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि वो अपनी जान तक देने को तैयार। याद कीजिए कि उद्धव ठाकरे ने कैसे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी अटेंड नहीं किया था और इसको फेक हिंदुत्व कहा था। उन्होंने एआईएमआईएम के साथ अलायंस किया था अमरावती के इलेक्शन के लिए। एआईएमआईएम के साथ शिवसेना ने अलायंस किया था। बताइए, ये तो वही बात होगी कि गब्बर सिंह और ठाकुर साथ में अलायंस कर रहे हैं, या फिर मिस्टर इंडिया और मोगेम्बो साथ में कोalition कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं को बांटने वाला कास्ट सर्वे को भी सपोर्ट किया था, और इस वजह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर एक नई शिवसेना एस्टैब्लिश की, और शिवसेना के नियरली 75% एमएलए ने उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे को ज्वाइन किया। और क्योंकि मेजॉरिटी एमएलए शिंदे के साथ थे, इसलिए शिवसेना की पार्टी का सिंबल और पार्टी का झंडा दोनों एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिले। और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने साथ में मिलकर एक नई गवर्नमेंट बनाई, जिसमें एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और विलिंगली देवेंद्र फडणवीस ने लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर के पोस्ट को अबैंडन करके एकनाथ शिंदे को पोस्ट दिया। अब देखिए, ये स्प्लिट होने के बाद शायद बीजेपी को और शिंदे सेना को लगा हो कि इससे उनको लोकसभा के इलेक्शन में काफी फायदा होने वाला है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली लोकसभा के इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक ने 48 में से 30 सीट जीती, जो कि ऑनेस्टली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही थी। इसमें शायद बीजेपी की कई गलतियां रही हो, एक ओवर कॉन्फिडेंस की गलती रही। बीजेपी ने शायद ये रियलाइज नहीं किया कि पब्लिक एंग्री थी कि बीजेपी ने बाला साहेब की शिवसेना को डिवाइड करके इस तरह से तोड़ दिया। बीजेपी ने आरएसएस को भी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में साइडलाइन कर दिया था, जिसकी वजह से उतनी प्रॉपर्ली आरएसएस ने कैंपेन नहीं किया। जो मुस्लिम मोबिलाइजेशन होता है हर इलेक्शन में, उसको काउंटर करने के लिए एक प्रॉपर हिंदू मोबिलाइजेशन नहीं हो पाया। इनफैक्ट कास्ट के बेसिस पर अलग अलग जगहों पर हिंदुओं को डिवाइड कर दिया गया काफी सक्सेसफुल। जो डर कुछ कम्युनिटीज में ऑपोजिशन ने फैलाया था कि बीजेपी अगर जीत कर आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी, उस डर को बीजेपी काउंटर नहीं कर पाई 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, जिसका रिजल्ट ये रहा कि शेड्यूल्ड कास्ट वोट का बड़ा चंक एंटी बीजेपी पार्टी में शिफ्ट हो गया। लेकिन फडणवीस ने राहुल गांधी की तरह दूसरों को ब्लेम करना शुरू नहीं कर दिया। अडानी को, अंबानी को, बमन ईरानी को ब्लेम करना नहीं शुरू कर दिया। फडणवीस ने इंट्रोस्पेक्ट किया और पब्लिकली अपनी पार्टी के फेलियर की रिस्पांसिबिलिटी ली। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है, या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। स्टैंड लेना, जिम्मेदारी लेना। और देखिए 6 महीने के अंदर ही फडणवीस ने बीजेपी को इतनी बुरी परफॉर्मेंस से असेंबली इलेक्शन में 280 में से 230 सीटें दिला दी, जो कि एक हिस्टोरिक मैंडेट है महाराष्ट्र में। तो फडणवीस ने ऐसा क्या किया? देखिए, जो एकनाथ शिंदे की महायुति गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च किए, जिसका डायरेक्ट फायदा पब्लिक को हुआ और पब्लिक ने डायरेक्ट फिर जाके बीजेपी को वोट, जैसे कि लाडली बहन योजना। ये स्कीम मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तरह ही महिलाओं को स्टार्टअप्स के लिए एम्पावर करती थी, और ये स्कीम एक बड़ी गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि 5% वोट शेयर इंक्रीज हुआ औरतों का, और वो ओवरवेलमिंगली बीजेपी के ले गया। अजित पवार ने खुद इस स्कीम को ओपनली प्रेस किया था। ही गेम चेंजर ठरेल, चांगली योजना आहे, महिलांच्या मध्ये खूप लोकप्रिय झालेली योजना आहे। दूसरा, फडणवीस और बीजेपी ने अपने आप को और अपने कोalition को दिखाया पार्टी ऑफ डेवलपमेंट की तरह, और जो एमवीए है महाविकास आघाड़ी, उनको दिखाया कोaliशन ऑफ एंटी डेवलपमेंट। उन्होंने पब्लिक को बताना शुरू किया कि देखिए, आप महाराष्ट्र हैं, आप फाइनेंशियल हब है देश का, आपके पास सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए देश में। जबकि ये महाविकास आघाड़ी को देख लीजिए, आपको डेवलप करने के बजाय जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं सबको अपोज कर रहे हैं। धारावी के रीडेवलपमेंट को अपोज कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन को अपोज कर रहे हैं, कोस्टल हाईवेज को अपोज कर रहे हैं, मेट्रो कार की एक्सपेंशन को अपोज कर रहे हैं। तो असेंबली इलेक्शन जो है वो हो गया डेवलपमेंट वर्सेस एंटी डेवलपमेंट के बीच की लड़ाई, और पब्लिक ने क्लियरली डेवलपमेंट के लिए वोट किया। फडणवीस ने आरएसएस को भी वापस से री एंगेज किया लोकसभा इलेक्शंस के बाद इस असेंबली इलेक्शंस में। आपको याद ही होगा कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने लोकसभा असेंबली के समय कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो देने नहीं चाहिए थे। इस पर नड्डा ने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इलेक्शन के तुरंत बाद डैमेज कंट्रोल शुरू किया। देवेंद्र फडणवीस खुद आरएसएस से काफी कनेक्टेड है।
और जैसा कि मैंने पहले कहा था, वो खुद नागपुर से हैं और काफी यंग एज से आरएसएस में इन्वॉल्व रहे हैं, इसलिए उनको हमेशा से आरएसएस का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। और इसलिए जब उन्होंने एक पर्सनल आउटरीच किया आरएसएस को, तो आरएसएस का भी दिल पिघल गया। आरएसएस को भी बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी का इतना सीनियर लीडर जो है पर्सनली हमारे पास आउटरीच करने के लिए आया है, और इसलिए आरएसएस काफी अग्रेसिवली इस इलेक्शन में इन्वॉल्व हुई। इस बार ग्राउंड लेवल पर आरएसएस ने महाराष्ट्र में सजग रहो कैंपेन लॉन्च किया, जो डोर टू डोर वोटर आउटरीच और कास्ट डिवाइड को ब्रिज करने पर फोकस कर रहा है। ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हुआ हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में, और खुद फडणवीस ने भी मुस्लिम वोट बैंक के खिलाफ एक हिंदू पोलराइजेशन और हिंदू कंसोलिडेशन करने का काफी स्ट्रॉन्ग काम किया। लोकसभेपासून एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे, ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे। और जो मोदी ने और योगी ने साथ है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे वाला स्लोगन दिया है, उसको महाराष्ट्र में भी अडॉप्ट किया। Keep the cadre, the workers, and of course also the RSS happy. And one name that unites all of these factors together for Bharatiya Janata Party is Devendra Fadnavis. He is one of those few leaders, few young leaders from across the country who has maintained some really healthy relationships with Delhi and with और इस बार फडणवीस ने और बीजेपी ने कास्ट डायनामिक्स को भी काफी स्ट्रेटेजिकली एड्रेस किया है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन में लगभग 40% ओबीसीज हैं, जो 288 असेंबली सीट्स में से 175 को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। फडणवीस ने माधवा फॉर्मूला को अडॉप्ट किया, जो कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज को एड्रेस करता है। शिंदे और फडणवीस ने जो मराठा रिजर्वेशन का इशू था, उसको भी काफी मैच्योरली हैंडल किया, जिससे कि जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट जनरल इलेक्शन में हुआ था, वो असेंबली इलेक्शंस में नहीं हुआ। बीजेपी ने अपने ही दम पर मराठवाड़ा रीजन में से 17 सीट्स को कामयाबी से जीता। और देखिए 2024 के महाराष्ट्र के इलेक्शंस में देवेंद्र फडणवीस काफी क्रेडिट तो डिजर्व करते ही हैं, लेकिन हमें शिंदे की कंट्रीब्यूशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। शिंदे सेना अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस असली इनहेरिटर और वारिस है बाला साहब की शिवसेना की। फ्लैग उनके पास है, सिंबल उनके पास है, और वही है जो एक्चुअली बाला साहब के हिंदुत्व के विजन को महाराष्ट्र में सपोर्ट करते हैं। शिंदे को लोग एक ऐसे लीडर के तौर पर देखते हैं जो जमीन से कनेक्टेड है, जिनको पता है कि महाराष्ट्र के लोग क्या सोच रहे हैं और उद्धव ठाकरे की तरह डिसकनेक्टेड नहीं है। ये रिजल्ट्स हमें बताते हैं कि उद्धव की अपीजमेंट पॉलिटिक्स को देखकर अब महाराष्ट्र की जनता भी शिंदे और उनकी पार्टी को असली शिवसेना के रूप में देखना शुरू कर चुकी है। तो देखिए साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, लोगों को कमबैक स्टोरीज नेचुरली अट्रैक्ट करती है। देखिए ह्यूमंस नेचुरली स्टोरी टेलर्स होते हैं, और रिडेम्पशन आर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो हर स्टोरी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से रिडेम्पशन नैरेटिव्स इसलिए रेजोनेट करते हैं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, जो हमारे लाइफ में मीनिंग और पर्पस की डिजायर से अलाइन करते हैं। नैरेटिव साइकोलॉजीज की स्टडीज कहती हैं कि रिडेम्पशन स्टोरीज लोगों को होप देती हैं और उन्हें स्ट्रगल्स फेस करने में रेजिलियंस इंस्पायर करती हैं। जोसेफ कैम्पबेल की जो हीरोज जर्नी का फ्रेमवर्क है, वो ये समझाता है कि हम ह्यूमंस को ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो स्ट्रगल, ट्रांसफॉर्मेशन और विक्ट्री दिखाती है। कमबैक स्टोरीज जो होती है वो बेसिकली इस आर्केटाइप का एक रियल लाइफ वर्जन होती है। ये हमारे अंदर की हीरो बनने की लॉन्गिंग को फुलफिल करती है और ये दिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन और जीत हमेशा पॉसिबल है, चाहे मुश्किलें कितनी भी आए। देवेंद्र फडणवीस की जो कमबैक स्टोरी है वो हमें यही सिखाती है। देवेंद्र फडणवीस राहुल बाबा या उद्धव बाबा की तरह सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने और एकनाथ शिंदे ने प्रूव किया है कि ये कोई एक बार का चमत्कार नहीं है उनकी परफॉर्मेंस। ये अब महाराष्ट्र के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स बन चुके हैं। इन्होंने ऐसे बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स को हराया है जैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार, जिन्हें महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता था। बड़े बड़े दिग्गजों को गिराकर अब ये महाराष्ट्र के बड़े दिग्गज बने हैं। और इसी तरह से अगर ये मेहनत करते हैं तो ये महाराष्ट्र के प्रेजेंट ही नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक महाराष्ट्र के फ्यूचर भी बने रहेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि फडणवीस अगले 10 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनकर रह सकते हैं महाराष्ट्र के? क्या अगला चीफ मिनिस्टर उन्हें बनना चाहिए? और बीजेपी की अगर नई लीडरशिप को देखें तो योगी, हिमंता, फडणवीस जैसे लीडर्स में से आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर पोटेंशियल किसमें है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेरे से अगर डेवलपमेंट के लिए तो जो भी है ना वो देश के लिए ना, मेरे सबसे पूछो हिंदुत्व सोच जिसकी होगी और एक है तो सेफे वाली जो चीज है ना, उसको इंप्लीमेंट करके बीजेपी चलती रहेगी। मुझे लगता है लोगों में वो आपको सेंटिमेंट्स रखने पड़ेंगे। और आरएसएस वाला जो हुआ था ना उस टाइम पर लोकसभा में जब चीजें सामने आई थी, और वो भी तो हल्का फुल्का मतभेद कह लो, कुछ कह लो, वो चीज सही नहीं लगी थी। अब ग्राउंड रियलिटी ये, हरियाणा इलेक्शन में भी आपने देखा था कि आरएसएस ने डोर टू डोर कैंपेन करी, बहुत सारी सभाएं करी। रिजल्ट ये होता है आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, इमोशंस लोगों के समझने पड़ेंगे। हमने खुद बोला था कि तूने देखा कोई आया, कुछ भी नहीं था, कोई गली वगैरह दूर दूर तक। और इस बार के जब इलेक्शन थे हरियाणा वाले, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हर गली में दिखते थे, हर गली में। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये होती है कमबैक स्टोरी। ये होता है कि पॉलिटिक्स में कमबैक, हर फील्ड में से हम क्रिकेट में किसी कमबैक देखते हैं ना, वही चीज पॉलिटिक्स में कि किस तरीके से। और ये चीज मैंने देखी है, चेंजेस देखे हैं। लोग ना पहले थे ये वो, अरे ये हमारे उसका जात का, हम तो उसे ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन अब लोगों को दिख गया कि भैया विचारधारा और डेवलपमेंट फोकस आपको होना पड़ेगा। नहीं, बुलेट ट्रेन और ये हाईवेज, इनके एंटी हो कैसे सकते हो आप?
गजब ये तो वही होगा कि टेम्पो में सफर कर लो तुम जिंदगी भर है, पैदल चल रहे साइकिल लेके ऑफिस जाकर। ये नहीं समझते कि जो नेता लोग खुद अपनी रेंज रोवर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं उनको दिक्कत नहीं आ रही है, वो तो जहाज पकड़ के चल जाएंगे। एक आम इंसान को सहूलियत चाहिए होती है, उस चीज के लिए फोकस होता है डेवलपमेंट। आपको समझना पड़ेगा। फोन भी मत यूज करा करो, एसटीडी ढूंढा करो आज भी जाके कहीं पर कि एसटीडी मिल जाएगी। और आज का जो वो है ना, मुझे लग रहा है जो आने वाली जनरेशन खासकर है, जो अभी जो जैसे 40-50 साल के जो लोग हैं, 55 साल के लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहे हैं। जो 70-80 के हो गए वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हो पाए। लेकिन जो 50-60 तक की उम्र के हैं और जो यंग जनरेशन है वो समझ पा रही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट कितना मैटर करता है। जो आज की जनरेशन है उनके जो कभी दादा परदादा टाइप, तब जो कैश याद है मुझे, अगर 100 रुपए भी तुम्हें किसी को जमा कितना तो कट ही जाता था उसमें बीच में। एंटरप्रेन्योर कितने बन रहे हैं, कितने बिजनेसेस आ रहे हैं। तो भाई हैट्स ऑफ टू हिम, मतलब किस तरीके से कमबैक किया है हर तरीके से। और मुझे यही चीज अच्छी लगती है कि आप माइनॉरिटी अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आपको जो जिसको नीड है ना उसको आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको लोगों को स्किलफुल बनाना पड़ेगा। आपको लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि आपको रोजगार चाहिए, ना कि ये 8,000 खटाखट आ देंगे और फटाफट उड़ा देना और राशन भी आपको फ्री में मिल जाएगा और डेटा भी मिल जाएगा, घर पे लो मौज। ये आप देश को प्रगति की राह नहीं दिखा रहे हो। आप कह रहे हैं बैठ थाली बैठ, तू अगर कमाने योग्य भी है ना तो तू गरीब बन जा, बैठ आराम से। ये माइंडसेट नहीं है और लोग अब समझ रहे हैं कि भैया हमें प्रोग्रेसिव बनना है। मिलते हैं आपसे कभी के साथ, बाय बाय।